हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन। जो बच्चे आईआईटी जैम, टीआईएफए, जेस्ट, सीएसआर नेट, गेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स और आगे चल के मैथमेटिक्स का भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट क्लास में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आपसे, तो आज पहला टॉपिक है इस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म सीरीज में, दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और ये चीज़ आप पढ़े होंगे 10+2 में। ठीक है, फिर भी मैं एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ पे। सच क्वेश्चन तो बहुत एलिमेंट्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ टॉपिक में है नहीं, बट चलो ठीक है, टू हैव कंटिन्यूटी लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कूलम्स लॉ। देखो हम लोग मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्सेस पढ़े थे, ठीक है। सेंट्रल फोर्स में मैंने आपको बताया था कि दो नेचर के बड़े इंपॉर्टेंट फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं। एक उसमें होता था ग्रेविटेशन और दूसरा है कूलम्बिक फोर्स। ये दोनों ही सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन शायद आपको याद हो, हम लोगों ने डिफाइन किया था कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडी, मतलब टू बॉडी सिस्टम के लिए डिफाइन किया था कि force between two bodies is said to be central if it satisfies two condition। पहला था कि it depends inversely नहीं बोलेंगे, it depends, the magnitude depends only on distance between two bodies। ठीक है, magnitude depends on the distance between two bodies, मतलब स्पेस में पोजीशन को डिफाइन करने के दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना, आर और थीटा। तो एंगुलर पोजीशन पर डिपेंड न करके सिर्फ रेडियल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, बॉडीज के रेडियल पोजीशन के जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला कंडीशन था कि फॉर टू बॉडी सिस्टम द फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रल इफ इट डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। और दूसरा कंडीशन था कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉडी शुड लाई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हुए दो बड़े इंपॉर्टेंट फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं। एक हम लोग का ग्रेविटेशनल था और दूसरा है कूलम्बिक। अब ग्रेविटेशनल और कूलम्बिक का पूरा देखेंगे तो बड़ा एनालॉजी दिखेगा आपको। जैसे आप देखो, ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि अगर दो बॉडीज है, इफ यू हैव टू बॉडीज, एक बॉडी यहाँ है एक बॉडी यहाँ है, ठीक है, यू हैव मास m1 एंड दिस इज मास m2। तो ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि इफ यू हैव टू बॉडीज, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन यू हैव ए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडी। दोनों बॉडी एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था दैट वाज इक्वल टू g वाज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and it depended on square of it depends inversely on square of the distance between two bodies। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। m2 जो है m1 को इधर से अट्रैक्ट करेगा और m1 जो है m2 को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। दिस इज f, दिस इज ऑल्सो f, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ मास क्या था? मास जो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मास एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मासेस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। मास यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो मटेरियल है m1 m2 दो बॉडी है, उस बॉडी मैटर से बना हुआ है। तो मासेस जो है मास जो है वो दोनों बॉडी का, मतलब बॉडी का प्रॉपर्टी है। मास इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, मास इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कुछ ऐसा ही अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज हो, इफ हैव चार्जेस ऑन दीज टू ऑब्जेक्ट, चार्ज भी जैसे मास एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, चार्ज भी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, चार्ज भी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ये आपका फोर्स क्या था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये मासेस पे डिपेंड कर रहा था। मास एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, उसी तरह से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है Q1 Q2 और इस पे मान लो चार्ज, दो ऑब्जेक्ट है मतलब 1 and 2 कहो, ठीक है, और इस पे चार्जेस है मान लो Q1 और Q2। इफ यू हैव टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 and Q2 and they are separated by distance say r,
they are separated by distance r, then they will exert force on each other. They will exert force on each other. That force will depend directly on product of charges. जैसे यहाँ पे क्या था, the force was depending on directly on product of masses. ऐसे यहाँ पे क्या है, force will depend on product of the two charges q1 and q2, and it will depend inversely on this. तो बिल्कुल एनालोगस फोर्स है ये भी, कूलम्बिक फोर्स बिल्कुल एनालोगस है ग्रेविटेशनल के. तो अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो कह सकते हैं F डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन Q1 Q2 एंड इनवर्सली ऑन R स्क्वायर. ठीक है, अब इनके जो मैग्नीट्यूड है उनको सेम रेंज में लाना है. देन we'll add a constant, एक कांस्टेंट पुट कर देंगे हम लोग, एंड दैट कांस्टेंट इज, फिजिक्स में कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है इस पे एक अलग से डिस्कशन करेंगे. ठीक है, कभी फुर्सत में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए हर सिस्टम में मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट देखने को मिलेगा आपको. जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, परमिटिविटी कांस्टेंट हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे परमिएबिलिटी कांस्टेंट, थर्मल में जाएंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलेगा, आप क्वांटम में जाएंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट मिलेगा आपको, और रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स में जाएंगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिलेगा कांस्टेंट. तो अलग अलग देखिए डोमेन में वो सारे वर्ल्ड जहां हम लोग नहीं रहते हैं, जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल वर्ल्ड में तो कह सकते हो, लेकिन उतना मतलब रियल लाइफ में अर्थ को छोड़ दिया जाए तो और कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग अपने रियल लाइफ में नहीं देखते हैं. अर्थ के साथ ही सिर्फ देखते हैं, मतलब दो आदमी बैठा हुआ तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल है. ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक कॉमन फोर्स हो जाएगा इन द सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इन द सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट. ठीक है, मतलब हम लोग का इंटरेक्शन मेनली अर्थ के साथ है. अगर उसको छोड़ो तो बाकी और कोई ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हम लोग अपने रियल लाइफ में जहाँ पे जी रहे हैं अर्थ पे तो नहीं देखते हैं. जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये पेन है, तो आई डोंट सी एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल. तो वो सारे सिस्टम जहाँ हम लोग अपना लाइफ को स्पेंड नहीं करते उन सभी जगह हम लोग को एक कांस्टेंट देखने को मिलता है. ठीक है, और सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट में हम लोग नहीं रहते हैं. सिस्टम ऑफ स्टार, हमारा इंटरेक्शन स्टार और प्लैनेट से नहीं है, सिर्फ अर्थ से है. तो अर्थ वाला एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसके अलावा और कोई इंटरेक्शन हम लोग, मतलब हम लोग का मास बहुत कम है, समझ रहे हैं, हम लोग का मास बहुत कम है. मतलब रियल लाइफ में हम लोग दो ऑब्जेक्ट देखते हैं, उनके मास से ज़्यादा नहीं होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना स्ट्रांग हो. तो सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट लार्ज मासेस का सिस्टम है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा कॉमन है. तो आप देखोगे कि वो सारे सिस्टम जहाँ हम लोग लाइफ स्पेंड नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वांटम सिस्टम है, हम लोग लाइफ स्पेंड नहीं करते हैं क्वांटम सिस्टम, वी डोंट इंटरेक्ट विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वहाँ पे आपको एक प्लैंक कांस्टेंट देखने को मिलेगा. हम लोग सिस्टम गैसियस पार्टिकल में नहीं जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलेगा. हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जैसा स्पीड में हम लोग नहीं डील करते हैं रियल लाइफ में, वहाँ पे हम लोग को सी मिलेगा. हम लोग चार्जेस का सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वहाँ पे हम लोग को परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट मिलेगा. तो ये चीज़ दिमाग में रखिए, और इस पर एक डिस्कशन कभी करेंगे हम लोग. ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो, कि कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के अंदर. ठीक है, और वो कांस्टेंट यूजुअली वैसा ही सिस्टम में क्यों ले रहे हैं जहाँ हम लाइफ अपना स्पेंड नहीं करते हैं, बड़ा लिंकेजेज है इसका. ठीक है, तो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट इन फिजिक्स, वाई दे आर. ठीक है, वाई दे आर एंड हाउ देयर वैल्यूज आर इवेल्युएटेड, कैसे उनका वैल्यूज को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, हाउ वी हैव असाइंड देम द वैल्यू. ठीक है, तो दैट्स अ गुड टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब थोड़ा उस फ्रेम ऑफ माइंड में आएंगे. एंड आई विल डिस्कस इन डिटेल, 1-2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे का रहेगा, उसमें हम लोग कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल तो यहीं पर रहे हम लोग. वो थंबनेल भी बना लिए हैं कूलम्स लॉ का. ठीक है, तो कूलम्स लॉ वाला वो थंबनेल अलग लेके आएंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट इन फिजिक्स, तो फिर उसमें डिस्कस किया जाएगा. ये थोड़ा सा क्लास जो ऑफलाइन क्लास में देखिए थंबनेल का सिस्टम नहीं होता था, तो आदमी स्वच्छंद रूप से कुछ भी डिस्कशन करने लगता था, नहीं. ओके, एनीवे, बट आई वोंट बी कंस्ट्रेंड इन एनी वे बाय दोस थंबनेल्स. ठीक है, इफ आई स्ट्रांगली डिजायर आई विल डिस्कस व्हाटएवर आई लाइक. ठीक है, तो देखिए दिस इज कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स.
कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो देखिए बड़ा एनालॉजी है, बहुत ही एनालॉजी है दोनों केस में। अच्छा देखिए फिजिक्स में एनालॉजी अप्रिशिएट करना सीखो। एनालॉजी अप्रिशिएट करके बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वी मस्ट अप्रिशिएट द एनालॉजीज, ठीक है। एनालॉजीज आर गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ेंगे हम लोग, तो क्वांटम मैकेनिक्स मेरा मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स जब तक आपको क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छे से नहीं आता है तब तक क्वांटम मैकेनिक्स समझना बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है, मतलब वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो क्वांटम सिस्टम में हम लोग रहते नहीं हैं, क्वांटम सिस्टम में हम लोग रहते नहीं हैं। तो क्वांटम सिस्टम के फेनोमेना को हम लोग क्लासिकल सिस्टम के कंट्रास्ट में अप्रिशिएट करते हैं। क्लासिकल सिस्टम में ऐसे होता था, देखो क्वांटम सिस्टम में नहीं होता है ऐसे, ये डिफरेंटली होता है। तो इस तरीके से कंट्रास्ट में हम लोग चीज़ों को समझते हैं क्लासिकल सिस्टम में। यही अप्रोच हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी फॉलो करते हैं कि अरे वहाँ देखो लेंथ कांस्टेंट था, यहाँ लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से एक सिस्टम बढ़िया से हम लोग जानते हैं और उसके कंपैरिजन में, उसके कंट्रास्ट में चीज़ों को या उसके एनालॉजी में चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़ा एनालॉजी है दोनों में। यहाँ पे देखिए मास एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, यहाँ पे चार्ज एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मास चार्ज दोनों ही मैटर का प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे चार्ज इन्वॉल्व है वहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे आपका 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे जी इज ए कांस्टेंट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको भी लिख ही दिया जाए, है ना, उसको भी लिख देते हैं एक बार प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space, ठीक है। and if I am not wrong the value is this ठीक है। यूनिट देख लेना, यूनिट ये न्यूटन है, ये कूलम्ब स्क्वायर हो गया, ये डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। आई कैन राइट इट एज व्हाट, कूलम्ब स्क्वायर मीटर -1 न्यूटन -1, ठीक है। ये सब तो 10+2 में पढ़े होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह, ठीक है, ओके। और कई बार इसको यूज न करके हम लोग पूरे को ही हम लोग जनता लोग इसको के बोलता है, हम नहीं यूज करते हैं। K is very confusing. K is also taken as Boltzmann constant. K is taken as dielectric constant. So this K cube by R ऐसे K cube square by R square, इसको 9 × 10⁹ होता है, ये याद रखना, ये आपको यूजफुल रहेगा। 9 × 10⁹, ठीक है। So if you have two point charges, ठीक है। 2 point charge मतलब the dimension of charge infinitesimally small, we take it as a point charge. So if you have 2 point charges in the space carrying charge q1 and q2 और उनके बीच का डिस्टेंस r है, then the force between 2 point charges will be given by q1 q2 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, q1 q2 by r square, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों के बीच ये एनालॉजी हम लोग डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा एक डिसिमिलरिटी बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे फोर्स जो था इट वाज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, यहाँ पे फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर था, बट यहाँ पे इट विल डिपेंड, ठीक है। इफ q1 q2 आर ऑफ सेम, देखो चार्जेस दो तरह के होते हैं, अनलाइक मासेस चार्जेस आर ऑफ टू काइंड, चार्जेस जो है दो तरह के होते हैं, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव। मास इज ओनली नेगेटिव, कैन से मास इज मतलब मास इज एनालॉजी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मास इज एनालॉजी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मास जो है नेगेटिव चार्ज का एनालॉजी है, ठीक है। मतलब नेगेटिव मास भी एग्जिस्ट करता है, मतलब नेगेटिव मास वी डोंट डील विद देम, बट एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव मास इज नॉट रूल्ड आउट इन फिजिक्स। फिजिक्स में नेगेटिव मास का एग्जिस्टेंस रूल्ड आउट नहीं है। मैटर यू हैव एंटी मैटर, ठीक है, यू मैटर एंड एंटी मैटर, वो बहुत सारा देखो हॉलीवुड फिल्म बना है एंटी मैटर के ऊपर, एंजल्स एंड डेमन्स, ये मूवी देखिए आप,
दैट इज मूवी ऑन एंटी मैटर, हम देखे हैं, हम तो कई बार देखे हैं। ये देखिए आप, एंटी मैटर के ऊपर है। इवन इफ यू हैव 1 kg ऑफ मैटर, 1 kg ऑफ एंटी मैटर एंड पुट देम टुगेदर, इट इज एनफ टू डिस्ट्रॉय द सिटी लाइक दिल्ली, ठीक है। So much energy will be released, mc square will apply, ठीक है। Okay, so but right now I won't discuss about antimatter, ठीक है। So I can only say your mass is analogous to negative charge. You don't have any analogy of positive charge over here right now, as of now. Antimatter can be said, but again it will be a separate discussion. तो यहाँ पे देखिए जो फोर्सेज हैं, जो कूलम्बिक फोर्स है वो दो टाइप का हो सकता है। इट विल बी रिपल्सिव इफ, ये रिपल्सिव होगा अगर दोनों चार्ज सेम टाइप के होंगे, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही नेगेटिव है, देन दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है, विद द फोर्स है। ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं, तो एक पे अगर लेफ्ट में लगेगा तो दूसरे पे राइट पे लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। और अगर अनलाइक है, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इन दैट केस दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। उस केस में ये दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। सो आई कैन से द कूलम्बिक फोर्स will be attractive if this is negative। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो Q1 Q2 नेगेटिव हो जाएगा। एंड रिपल्सिव if तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो उस केस में ये रिपल्सिव हो जाएगा। Whereas gravitational force is only attractive, gravitational force अट्रैक्टिव ही है, ठीक है, हमेशा ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्बिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव बेस्ड ऑन वेदर द चार्जेस आर लाइक चार्जेस और दे आर अनलाइक चार्जेस, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है, कि कूलम्बिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव, whereas gravitational force is only attractive, ठीक है। Okay, so I think that's enough for coulombic force। अब coulombic force को यूज करके हम लोग आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे फॉर ए पॉइंट चार्ज। फॉर ए पॉइंट चार्ज वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे। इसी कूलम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, इसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं, बिकॉज कूलम्स लॉ दैट इफ यू हैव टू बॉडीज having charges Q1 and Q2 and the distance is r, then you have a force between them that will be directly proportional to product of two charges, inversely proportional to r square, ठीक है, that's called Coulomb's law। इसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो बॉडीज हैं जिन पे चार्ज Q1 Q2 है, ठीक है, देन उसके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। तो इसको हम लोग क्लब करके लिखेंगे तो ऐसे लिखा है, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ एंड वी कॉल इट कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चन, ठीक है, बिना क्वेश्चन का तो चीज कंप्लीट नहीं होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन अगर देखना है तो उधर मेरा एक चैनल है 10+2 के बच्चों के लिए, दैट इज टी विद्या लर्निंग, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैंने IIT JEE, नीट, CUET, इन बच्चों के लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो उसमें मैंने JEE मेन, JEE एडवांस, नीट, CUET इसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हो इफ़ यू हैव टाइम, ठीक है। उसमें वो लेक्चर्स अलग से बन रहे हैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो 10+2 में पढ़ता है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस r has इलेक्ट्रिक चार्ज q. What will be increment of the force stretching the wire if point charge q naught is placed at the center's ring? अच्छा देखिए, थिन वायर है, उस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफकोर्स चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। थिन वायर है, इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको ध्यान ड्रा कर लेते हैं ऐसे। ठीक, ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। सो आई कैन से चार्ज पर यूनिट लेंथ और यू कैन से लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो रेडियस आर दिया हुआ है, चलो ठीक है, 2πr, तो आपस में रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए बोला इंक्रीमेंट, मतलब क्यू नॉट रखने से क्या इंक्रीमेंट आ जाएगा? इंक्रीमेंट इन द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर, मतलब ये जो है आपका इस फोर्स की वजह से टेंशन क्रिएट होगा ना, वायर पूरा वायर में टेंशन क्रिएट होगा। मतलब इसको अगर मान लो ये धागा है, धागा पे पॉजिटिव चार्ज रख दो, धागा शुरू में ऐसे था, आप पॉजिटिव चार्ज रख के उसको तुम छोड़ दोगे तो क्या होगा? रिपल्सन की वजह से बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब मान लो अगर क्यू नॉट चार्ज रख दें तो सर्कुलर हो जाएगा। क्यों सर्कुलर हो जाएगा? क्योंकि टेंशन डेवलप होगा और वो टेंशन जो है उसको सर्किल में कन्वर्ट कर देगा। अब बोल रहा है कि उस टेंशन में क्या इंक्रीमेंट होगा अगर क्यू नॉट चार्ज एक और रख दें। मतलब क्यू नॉट चार्ज की वजह से एडिशनल टेंशन क्या क्रिएट हो, व्हाट विल बी टेंशन बिकॉज ऑफ द फोर्स और द व्हाट विल बी द टेंशन क्रिएटेड, additional tension created in the wire due to interaction of Q with Q naught। ये एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब Q और Q naught का जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से क्या टेंशन जनरेट होगा, ये एक तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये फेमस क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन भी फेमस है, ठीक है। हाँ, मतलब फेमस क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं तो उनका जो है मतलब आना चाहिए आपको कैसे निकलता है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग इसका एक हिस्सा ले लेते हैं। सपोज वी टेक ds लेंथ ऑफ दिस रिंग, ds लेंथ ऑफ द रिंग, ठीक है, एंड सपोज दिस इज डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो लेट अस कंसिडर ds लेंथ ऑफ द रिंग, लेट अस कंसिडर ds लेंथ ऑफ द रिंग, ठीक है। लेट अस कंसिडर ds लेंथ ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इस ds लेंथ ऑफ द रिंग को बाकी जो रिंग का हिस्सा है, बाकी जो रिंग है ds के अलावे बाकी जो रिंग का हिस्सा है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? ये जो बाकी जो हिस्सा है इस ds लेंथ को ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना, dt इधर वाला हिस्सा ऐसे अट्रैक्ट करेगा। मतलब कोई रिंग कंसिस्ट ऑफ मैटर, और मैटर एक रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आपस में अट्रैक्टिवली इंटरेक्ट कर रहा है ना। हमने ये dt इज मतलब ये जो टेंशन है, दिस इज द बेसिकली द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ds एंड द पार्ट ऑफ रिंग विदाउट ds। dt इज द फोर्स विच द रिंग ऑफ लेंथ 2πr माइनस ds इज एक्सर्टिंग ऑन दिस ds। मतलब इस जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर बाकी जो रिंग का हिस्सा जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो dt है, ठीक है।
तो बाकी हिस्से का भी फ्री बॉडी डायग्राम आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, मतलब बाकी जो हिस्सा होगा वो कैसा रहेगा, मतलब ds को हटा दोगे तो रिंग कुछ ऐसा बनेगा रिंग, ठीक है। तो बाकी पे भी आप फोर्स चाहो तो ड्रा कर सकते हो, ये dt इस डायरेक्शन में होगा, एक dt इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो हमने ड्रा किया है सिर्फ ds पे ड्रा किया है, ds पे ये फोर्स लग रहा होगा, टेंशन इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस एलिमेंट एंड दिस द रिमेनिंग रिंग, ठीक है। तो टेंशन विल बी अलोंग द लेंथ, तो सिर्फ ds का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, इसको मत देखिए, ये जो फोर्स लगा रहा है इस ds हिस्से पे, उसको हम लोग dt से डिनोट किया है, ठीक है। अब ds लेंथ पे हमारा चार्ज कितना होगा, व्हाट विल बी dq विल बी लैम्डा ds, और ds को हम लोग चाहें तो r d थीटा भी लिख सकते हैं, ds को हम लोग चाहें तो r d थीटा लिख सकते हैं ना, लैम्डा भी पुट कर लो, u 2 pi r and r d theta, so dq is nothing but q d theta by 2 pi, q d theta by 2 pi, ठीक है। तो ds पे कितना फोर्स, अगर q नॉट को पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग, तो ds पे कितना फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी इक्वल टू, df विल बी इक्वल टू dq इंटू q नॉट अपॉन 4 pi epsilon r स्क्वायर, और dq हमारा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स लिखे बोर्ड भर गया, इसको मिटाते हैं, ठीक है। सो df विल बी, dq को ये लिख दो q नॉट अपॉन 4 pi स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर d थीटा, ठीक है। अब ये जो dt ड्रॉ किए हो, ये अगर d थीटा है तो ये आपका d थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये एंगल भी d थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल भी d थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस dt का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट करेगा, और जो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एड अप हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये जो एड अप होगा तो ये इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ dt and d theta is infinitesimally small, so this can be written as twice of dt sin d theta will be d theta, is it not? I think I should write tension as t, dt लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, टेंशन को t लिखो, t is the tension, if t is the tension, additional tension created, or you can say delta t, t ही लिख दो, ठीक है, तो t d थीटा लिख दो। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है पूरा रिंग, तो दिस df शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स t डैश, या जो भी फोर्स है, दिस शुड बी इक्वल टू t d थीटा, और यू कैन से डेल्टा t d थीटा, एडिशनल टेंशन क्रिएटेड। देख तो टेंशन पहले से होगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज आपस में जो इंटरेक्ट करके टेंशन होगा, वो टेंशन होगा, इस क्यू नॉट की वजह से टेंशन क्रिएट हुआ है, वो एडिशनल टेंशन, तो उस एडिशनल टेंशन को ही टी लिखें, जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, दिस इज इंक्रीमेंट इन द टेंशन। समझ रहे इंक्रीमेंट क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर क्यू नॉट नहीं रहेगा तो भी एक टेंशन रहेगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा, ठीक है, तो उसके वजह से एक टेंशन क्रिएट होगा, और जब क्यू नॉट आ जाएगा तो एक एडिशनल टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो पहले क्यू चार्ज जो उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था वो रिपेल करेगा, एंड देयर विल बी इन इक्विलिब्रियम, वो पूरा रिंग के ऊपर तो सब आपस में कैंसिल आउट ही करेगा, ठीक है। तो सो दिस टी विल बी क्यू नॉट, ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा एरर हो गया है भाई, ठीक है, इसको सही कर लेना। ये
क्यू नॉट का वैल्यू जो है ना, सॉरी डी क्यू का वैल्यू में 2 पाई है, तो ये आपका 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एडिट कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो अप्रोच है वो आगे हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में, बायट सावर्ट लॉ में भी देखेंगे, ये सब काम आएगा हम लोग को। एक बड़ा अच्छा अप्रोच है, तो दूसरे सवालों में भी काम आ जाता है कई बार, मैकेनिक्स में भी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, आगे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन, the small equally charged sphere, each of mass m, are suspended from some point by silk thread L. The distance between sphere x is very less compared to L. अच्छा, ठीक है। Find the dq by dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity is this. अच्छा, ओके, मतलब ऐसे कुछ बोल रहा है, देखिए ऐसे आपका ये पॉइंट है जहां से सस्पेंड कर दिया है इसको, ये स्फीयर है। ठीक है, इक्वली चार्ज है, तो ये Q हो गया, ये Q हो गया। अच्छा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो L के कंपेरिजन बहुत छोटा है, x is very less compared to L। ठीक है, x is very less compared to L। ओके, तो एक एक स्फीयर में फोर्स क्या क्या लगेगा बताओ। एक तो टेंशन लग रहा है, और मास भी दे रखा है, तो एक mg लग रहा होगा, और एक फोर्स रिपल्सिव फोर्स, कुलम्बिक फोर्स लगेगा। कुलम्बिक फोर्स कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान यस। ठीक है, ये मान लो थीटा है, दिस थीटा विल बी वेरी स्मॉल, मतलब tan theta will be x by L. So theta is very small, so I can say this tan theta will be equal to theta, or you can say sin theta will be also equal to theta, will be x by L। ठीक है, इसका कहीं यूज होगा शायद। ठीक है, अब ये सारा इक्विलिब्रियम में है। अब ये मान लो शुरू में सारा इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। मतलब वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में है ही है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ये आपका मान लो ये थीटा हो गया, तो आई कैन से अच्छा, distance between the sphere is x, find between the child leaks if the approach velocity varies like this। ठीक है, okay, so this t sin theta or t cos theta, initially if I suppose they are in equilibrium, or you can say the approach velocity is this, okay, t cos theta will be equal to mg, and t sin theta will be q square by okay, yeah, ठीक है। So we from here we say tan theta is, अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, so this will be q square upon 4 pi epsilon naught mg x square। ठीक है,
और ये tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू x बाय थीटा विल बी इक्वल टू x बाय एल। ठीक है, तो यहां से हम लोग को आ जाएगा, यहां से आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाय एल इंटू एक्स क्यू। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाय एल इंटू एक्स क्यू, और q जो हो जाएगा q विल बी अंडर रूट ओके। आपसे dq बाई dt पूछ रहा है, so dq by dt will be what? This will be equal to okay 3/2 और dx by dt आपको दे रखा है, dx by dt जो है a by रूट x है। This will cancel out. Okay, so this is nothing but 3/2a एक चीज समझो, आप कहोगे कि आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, जब वो dx बाई dt मतलब वो चार्जेस पास में आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम का केस कैसे बनेगा। ठीक है, मेरे दिमाग में यही था, मतलब वाई आई एम पुटिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन द चार्जर इन फैक्ट मूविंग सम वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है ये फंक्शन रखा है। यहाँ देखो एक चीज समझो, इक्विलिब्रियम नहीं तो ये एटलीस्ट क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस तो होगा ही, क्योंकि यहाँ चार्ज ना रैपिडली वेरी नहीं कर रहा है, चार्ज लीक्स आउट, हल्का हल्का कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जो चार्ज जो है वो लीकेज हो रहा है, चार्ज में चार्ज इज जस्ट लीकिंग आउट, द ए विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तभी वो ए का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन लीकेज दे रखा है कि लीकेज हो रहा है, इस लीकिंग आउट, तो हल्का हल्का रिस रहा है चार्ज, हल्का हल्का कम हो रहा है। तो लीकेज है तो वो जो मोशन है, दो ब्लॉक जो आपस में जो पास आ रहा है, तो वो वेलोसिटी बहुत ही कम होगा, वेलोसिटी बहुत ही कम होगा। A will be very very small, so small that I can consider each point as a equilibrium position। तो वो जो रास्ता है उसके हर पॉइंट को हम कह सकते हैं कि दोनों चार्जेज, दो बॉल्स जो स्फेरिकल बॉल हैं, जो स्फेयर्स जो हैं, दे आर ऑलवेज इन क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दे आर इन क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब द रेट एट विच दे आर अप्रोचिंग वुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वो बड़ा धीरे धीरे पास आएंगे, लीकेज हो रहा है बस, इट्स जस्ट लीकेज विच इज हैपनिंग। dq by dt is very small, dq by dt is small मतलब a is very small, a is very small मतलब they are slowly coming towards each other, कोई बहुत रैपिड वे में वो नहीं आ रहे होंगे, कोई लीकेज, लीक्स वर्ड यूज किया है, चार्ज लीक्स आउट। ठीक है, तो आई कैन से दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ईच पॉइंट ऑन देयर पाथ इज अ पॉइंट ऑफ क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना जस्टिफाइड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट कूलम्बिक फोर्स। और भी क्वेश्चन होंगे आगे देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ पे ज़्यादा हम लोग को इस लेवल पे ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट यस 10+2 लेवल में तो चलो एंट्री होता है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे,
एंड वी विल आल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग. So if you are liking these videos, you join the subscribe to my channel Trajectory Education, and you can also download the app T with the Learning app, ठीक है. ये वीडियोस आपको जैम में CUET में, CUET जो PG वाला होता है इसको पहले CUSET बोलते थे, और आगे जितने भी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे हैं वो सब में काम आएंगे. और जो अगर आप में से कोई 10+2 या JEE या नीट के एस्पिरेंट होंगे वो हमारा दूसरा वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं T with the Learning. ओके, thank you very much.